तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 4 की। रियो नान जिमो के साथ लिफ्ट में होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम मेरी लाइफ में एक जिंक्स हो। जब से तुम मुझसे मिले हो मेरा लक हमेशा ही डाउन जा रहा है। जिमो बोल रहा होता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, क्या तुम्हें याद नहीं कल रात को क्या हुआ था जब तुमने ड्रिंक कर रखी थी। रियोनान बोल रही होती है कि ये सब पास्ट में हुआ था, तो फिर तुम इन सबको भूल जाओ और थोड़े मेच्योर बनो। जिमो रियोनान के करीब जाता है, उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी जगह किसी और को मिली होती तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम वैसी हालत में मुझसे मिली। रोलन बोल रही होती है क्या तुम मेरे बारे में परेशान थे, तो फिर जिमो हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी केयर करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं घर कैसे खरीदूंगा तुमसे। ये बात बोलकर जिमो वहाँ से जा रहा होता है, तभी रोलन उसे रोकती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम मेरे घर के पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम मुझे रीज़न बता सकते हो तुम्हारे यहाँ पर रहने का। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम जितना कम जानोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, और ये कहकर वो अपने घर में चला जाता है। इसके बाद रियोन भी अपने घर पे पहुंच जाती है और वो जिमो के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है क्या वो मेरे पे हंसने के लिए आया था या फिर वाकई में वो मेरी केयर करता है। अगले दिन जिमो स्टूडियो में होता है, तो फिर वहाँ पर वो कुछ लड़कियों को बुलाता है जो कि फैट होती है। फिर वो उनके सामने अपने डिज़ाइन की हुई ड्रेस को रख देता है। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, तो फिर उनमें से एक लड़की जिमो से पूछ रही होती है क्या ये ड्रेस हमें फिट आएंगी। जिमो बोल रहा होता है कि ये ड्रेस हमने खुद बनाई है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सबको फिट आ जाएगी। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि लकीली मैं ब्लैक स्टोव पाइप सॉक्स लेकर आई हूँ ताकि मेरी टांगे पतली दिखें। जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हें स्टॉकिंग पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उनके बिना ही बहुत अच्छी लगोगी। तुम लोगों को कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो है तुम्हारी रियल अपीयरेंस। इसके बाद वो सारी लड़कियाँ ड्रेस चेंज कर लेती हैं। तो फिर जिमो उनके पास जाता है, उनसे बोल रहा होता है कि तुम सब इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। टोटल 4 लड़कियाँ होती हैं और वो चारों काफ़ी नर्वस होती हैं। तो फिर जिमो सबसे पहली लड़की के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी वाइट है, तो फिर तुमने जो ग्रीन ड्रेस पहन रखी है उसे पहनकर तुम ग्रेसफुल लग रही हो। इसके बाद वो सेकंड लड़की के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैर काफ़ी मोटे हैं, बट ऐसा नहीं है, इस ड्रेस को पहनकर तुम्हारे पैर का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो तीसरी लड़की के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम अपने लिप्स को जिप कर रही हो, बट तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा स्माइल करने की ज़रूरत है। आखिर में वो फोर्थ वाली के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी बॉडी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस ड्रेस में काफ़ी हेल्थी लग रही हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि कपड़ों से कभी भी ब्यूटी नहीं आती, बल्कि ब्यूटी तुम लोगों से ही आती है। जितना भी ये मेकअप और ड्रेसेस हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है, पर जो तुम्हारी मेच्योरिटी और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इसके बाद जिमो उनके सामने एक मिरर रखता है और बोल रहा होता है कि तुम सबको मिरर में देखकर हंसना है और कॉन्फिडेंट फील करना है। कुछ ही देर बाद स्टूडियो के बाहर चैनफे पहुंच जाती है अपनी मैनेजर के साथ। मैनेजर उसे बाहर आने के लिए बोल रही होती है, बट चैनफे मना करती है और उससे कह रही होती है कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझे रेस्ट चाहिए। मैनेजर उसे बता रही होती है कि तुम्हारे बैंक के अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, तो फिर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम लगातार कपड़े खरीद रही हो। इसके बाद वो अंदर जाती है, तभी उसकी मैनेजर को याद आ रहा होता है कि वो शायद गलत टाइम पर आ गई जिमो से मिलने के लिए। जिमो उन 4 लड़कों को एडवाइस दे रहा होता है और जो चैनफे होती है वो जिमो की ओर देखने लग जाती है। चैनफे की मैनेजर उसे बाहर लेकर जा रही होती है, बट चैनफे मना करते बोल रही होती है कि मैं ये शूट देखना चाहती हूँ। फोटो शूट स्टार्ट हो गया होता है, तो फिर जिमो उन लड़कियों से बोल रहा होता है कि अभी मैं डांस करूंगा और तुम सबको मुझे फॉलो करना है, और वो लड़कियां सारी फॉलो करने लग जाती हैं जिमो को। ये सब देखकर चैनफे मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद जिमो कैमरा ले लेता है। फिर वो उन चारों से बोल रहा होता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ, तुम्हें कैमरे की तरफ देखना है। ये बात सुनकर वो चारों लड़कियां हंसने लग जाती हैं। जिमो उनकी फोटो लेना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर बाद जिमो देखता है कि उन चारों लड़कियों की ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम होती है। फिर वो उन लड़कियों के पास जाता है और ड्रेस को ठीक कर रहा होता है। उनमें से एक लड़की जिमो से बोल रही होती है कि आप कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी को सर्व करना ये मेरा प्लेजर है। ये सब देखकर चेनफे काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो बोल रही होती है कि जिमो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि वो इन सारी फैट लड़कियों के साथ काफ़ी पेशेंस है। चेनफे की मैनेजर उससे बोल रही होती है कि तुम सिर्फ जिमो से 2 बार ही मिली हो और तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छा पर्सन है। चेनफे बोल रही होती है कि जिमो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, बट वो चारों लड़कियां उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हैं। ज़्यादातर लड़के थिन और ब्यूटीफुल लड़कियों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो विजुअल एनिमल्स होते हैं। ये सब उनका इंस्टिंक्ट होता है, और जो भी मैन इंस्टिंक्ट से बियॉन्ड होता है वही असली मैन कहलाता है। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है उसे रिस्पेक्ट मिलना। जो लड़कियां मॉडलिंग में फैट होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद चैनफे बाहर चली जाती है और वो अपने मैनेजर से बोल रही होती है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने को बोला था जिमो से, क्या तुमने बात करी। तो फिर मैनेजर मना करती है और वो बोल रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था कि तो भी तुम काम नहीं करना चाहती हो। चैनफे बोल रही होती है कि उन्हें एक मॉडल की जरूरत है और वो मॉडल मैं बनना चाहती हूँ। आज ही उनकी कंपनी को कांटेक्ट करो और मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करूँगी जब मैं पर्सनली जिमो से मिलूंगी। रियोरान अपने ऑफिस में होती है, तो फिर वहाँ पर वो सीडा को कॉल करते उसे मिलने के लिए बुलाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर सीडा पहुँच जाता है। तो फिर रियोरान बोल रही होती है कि आज मैं तुम्हारी एक्टिंग की क्लास लूँगी। फिर वो उसे स्क्रिप्ट देती है और बोल रही होती है कि तुम्हें प्ले करना है। इस
इस प्ले में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है, बट तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है कि सारे लोगों को तुम पे दया है। सीटा एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, बट रियोना परेशान हो रही होती है क्योंकि वो एक्टिंग अच्छे से नहीं कर रहा होता। तभी वो बीच में उसे रोक देती है। फिर वो सीडा से पूछ रही होती है, क्या तुम किसी और चीज़ की एक्टिंग कर सकते हो? तभी सीडा बोलता है कि मैं मरने की एक्टिंग कर सकता हूँ। इसके बाद सीडा मरने की एक्टिंग करता है और कुछ देर बाद वो उठकर रियोरान से बोल रहा होता है कि आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि जब मैंने एक्टिंग की थी तो फिर मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि जब भी तुम मरने की एक्टिंग करोगे तो फिर तुम्हें सांस रोक के रखनी है, तभी तुम एक अच्छी लाश बन पाओगे। बट रियोरान इस बात का जवाब नहीं दे रही होती। इधर ट्रेनिंग रूम में तोंग तोंग अपने आर्टिस्ट के साथ होती है, तो फिर वहाँ पर एक डांस टीचर होती है जो कि उन सबको डांस सिखा रही होती है। फिर वहाँ पर रियोन पहुँच जाती है सीडा को लेकर, और वो डांस टीचर से बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सीडा को भी डांस सिखाओ। टीचर बोल रही होती है कि मैं किसी आर्टिस्ट को पर्सनली नहीं सिखा सकती, और वैसे ही मुझे कंपनी ने बोला है कि मैं सिर्फ तोंग तोंग के आर्टिस्ट को ही सिखा सकती हूँ। रियोन बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर सीडा भी इन सबके साथ प्रैक्टिस कर लेगा। फिर सीडा उन सबके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, बट वो ढंग से स्टेप को फॉलो नहीं कर पा रहा होता। चैनफे की मैनेजर ने जिमो से बात कर ली होती है, तो फिर वो दोनों जिमो का वेट कर रहे होते हैं, और तभी उनसे मिलने के लिए जिमो पहुंच जाता है। चैनफे बोल रही होते हैं कि मैंने तुम्हें उस टाइम पर कांटेक्ट किया था जिस टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे, बट फिर भी तुम सही टाइम पे आ गए। इसके बाद जिमो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और बोल रहा होता है कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे पढ़ लो, अगर इसमें कोई भी कंडीशन चेंज करनी है तो फिर मैं चेंज कर सकता हूँ। चैनफे की फिंगर पर एक रिंग होती है और उसे टच कर रही होती है। फिर वो जिमो से बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि तुमने और भी कई मॉडल्स को हायर करने की कोशिश की है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में सिंसेरिटी नहीं है। मुझे बैकअप बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही मैं लोगों को सिलेक्ट करती हूँ, ना कि वो मुझे सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो विंग फैशन ग्रुप के। जिमो मुस्करा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे कोई भी नहीं चाहता है, तो फिर इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं है। यही बात ह्यूमन बींग्स पे भी लागू होती है। क्या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं पता कि मेरी कंपनी के स्टाफ मेंबर ने और भी कई मॉडल्स को हायर करने की कोशिश की है। फैशन ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के मुताबिक तुम ही मेरी पहली चॉइस हो। चैनफे पूछ रही होती है, क्या वाकई में मैं तुम्हारी आखिरी चॉइस हूँ? जिमो हाँ बोल देता है, तो फिर चैनफे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इसके बाद जिमो बाहर जाता है, तो फिर उसका मैनेजर बोल रहा होता है कि आपने मुझे डरा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चैनफे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। लगता है आपकी साइकोलॉजी चैनफे पे काम नहीं करी है। जिमो बोल रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करना चाहती थी। जब वो बात कर रही थी तो फिर वो बार बार अपने हाथों को टच कर रही थी, और इस मूवमेंट को कहते हैं हार्मोनिक एक्शन। और रिंग को बार बार रोल कर रही थी, तो फिर इसे कहते हैं कंट्रोलिंग मूवमेंट। जितनी ज़्यादा ये दो मूवमेंट बढ़ जाती हैं, इसका मतलब है कि जो पर्सन ये सब कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। मैनेजर बोल रहा होता है कि ये बात भी सच हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि चैनफे तुम में इंटरेस्टेड है और उसी की वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिमो बोल रहा होता है, लेकिन मैं चैनफे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर मैनेजर पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों? चैनफे रुनान की तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी तुम्हारे लिए। जिमो बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि चैनफे ट्रबल क्रिएटर है या फिर नहीं। रुनान ट्रबल मेकर है और मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर इसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे। रात को जिमो अपनी बिल्डिंग पहुंचता है, तो फिर वो देखता है कि लिफ्ट के बाहर रियोरन खड़ी होती है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो फिर रियोरन बोल रही होती है कि मैं एक नए आर्टिस्ट को ट्रीट कर रही हूँ और ये काफ़ी मेहनत का काम है, इसी वजह से मैं थकी हुई हूँ। लास्ट में मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं सीनियर थी, बट अब मैं डिमोटेड हो गई अपनी पोजीशन से और मेरे पास सिर्फ एक ही आर्टिस्ट है, तो फिर मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। इसके बाद लिफ्ट ओपन होती है और दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम उस आर्टिस्ट को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम गोल्ड मैनेजर है। रियोन बोल रही होती है कि उस आर्टिस्ट की जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा पुअर है, और मैंने आज तक किसी की फाउंडेशन इतनी पुअर नहीं देखी है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। उसे देखते ही मुझे उस पर दया आती है और उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट प्लेस भी है मेरे दिल में, तो फिर मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ आर्टिस्ट बनने में। जिमो बोल रहा होता है कि ये बात तो बहुत ही चौंकाने वाली है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हार्ट भी सॉफ्ट स्पॉट है, मुझे तो लग रहा था कि ये स्टोन का बना है। इसके बाद उनका फ्लोर आता है, तो फिर जिमो अपने घर पे जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर रियोरन पहुँच जाती है। रियोरन जिमो से बोल रही होती है कि तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो फिर मैं आजकल काफ़ी एंजाइटी फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दोगे ताकि मैं एनलाइटेड फील कर सकूँ? जिमो बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जब चाहे तुम यहाँ पर आ जाओ और जब चाहे तुम यहाँ से चली जाओ। रियोरन उसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो बोल रही होती है कि मैंने अपनी बॉस से प्रॉमिस किया है कि मैं 1 साल के अंदर सॉन्ग जाओ से बड़ा एक्टर और मॉडल ट्रेन करूंगी, बट अब लग रहा है कि 1 साल बहुत ही कम टाइम है, मैं उसे स्कूल भी नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना। जिमो बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही तो फिर तुम्हें मेंटल इलनेस हो जाएगी, और मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि तुम जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो। अगर ऐसा नहीं करना चाहती हो तो फिर तुम गिव अप कर दो। रियोरन बोल रही होती है कि मैं गिव अप नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर ये मेरे फेस पर एक स्लैब की तरह होगा। भले ही मैं एक साइकोपैथ बन जाऊँ, बट मैं उसे फेमस बनाकर रहूँगी। जिमो रियोन की ओर घूरकर देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सेंस ऑफ सिक्योरिटी लैक कर रही हो। रियोन मना करती है और वो कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी चीज़ें आज मैंने अर्न की है वो सारी अपनी मेहनत से की हैं। जिमो मुस्कुराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूँ तो फिर तुम ड्रिंक करने के बाद किस मांग रही थी, इसका मतलब कि तुम काफ़ी लोनली फील कर रही हो। तुम्हारा एक्सटर्नल बिहेवियर काफ़ी ओवरवेयरिंग और स्ट्रॉन्ग है।
साथ ही में तुम काफ़ी एरोगेंट और कॉम्पिटिटिव भी हो, तुम किसी की एडवाइस नहीं लेती हो। भले ही लोगों को लगे तुम्हारा बाहर से सरफेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट तुम अंदर से वल्नरेबल फील करती हो। वो क्योर तो नहीं है, बट एक रास्ता है। तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए ताकि तुम अपने गुस्से को या फिर अपनी फीलिंग्स को वेंट कर सको। तभी रियोन खड़ी होती है, अपने हाथ में पिलो लेकर जिमो को पीटने लग जाती है, बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अचानक से जिमो रियोन के करीब जाता है और वो उसे पकड़कर सोफे पर लिटा देता है। दोनों के फेस काफी करीब होते हैं, तो फिर जिमो बोल रहा होता है क्या तुम अपनी फीलिंग्स को वेंट करने वाली हो। अब रियोन कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं बोलती, फिर वो जिमो को दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जिमो अपने रूम में अकेला बैठा होता है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन रियोरान सीडा को स्विमिंग पूल के पास बुलाती है, लेकिन सीडा को स्विमिंग करनी नहीं आती और ये बात उसने रियोरान को नहीं बताई होती और रियोरान उसे स्विमिंग पूल में कूदने को बोल देती है। सीडा उसकी बात मान जाता है और वो पूल में कूद जाता है। पूल में कूदने के बाद वो डूबने लग जाता है। ये सब देखने के बाद रियोरान भी पूल में कूदती है और वो सीडा को बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद रियोरान का फेस सीडा के काफी करीब होता है, तो फिर इसी वजह से सीडा बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद सीडा को होश आता है, तो वो रियोरान उससे बोल रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें स्विम करनी नहीं आती है। तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रॉमिस होता है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो सीडा से पूछ रही होती है कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे। सीडा उसे बता रहा होता है कि मैं नर्वस होने की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने अपना चेकअप भी करवाया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे हेटेरोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। रियोरान पूछ रही होती है कि ये क्या होता है, तो फिर सीडा बोल रहा होता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। अचानक से रियोरान सीडा की ओर देख रही होती है और वो बोल रही होती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक्टर बनने के बजाय पहले मॉडलिंग में ट्राई करो। सीडा पूछ रहा होता है कि मुझे कौन चांस देगा। रियोरान बोलने लग जाती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे पास एक क्लाइंट है। जिमो अपनी कंपनी में होता है, तो फिर वहाँ पर वो मॉडल्स की रैंप वॉक देख रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चैनफे पहुँच जाती है, तो फिर जिमो से वॉच दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम आज फिर लेट आई हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम हो गया वॉक करने का। चैनफे ने एक लॉन्ग कोट पहन रखा होता है, तो फिर वो जिमो के सामने वो कोट उतारती है और वो रैंप वॉक करना स्टार्ट कर देती है। जिमो को वॉक पसंद नहीं आती क्योंकि वो काफ़ी कैजुअल तरीके से वॉक कर रही होती है। इसके बाद वो चैनफे को अपने पास बुलाता है। जिमो चैनफे से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही कैजुअल तरीके से वॉक कर रही हो और मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम लोगों की अटेंशन को गेन करना चाहती हो, बट तुम्हारे अंदर कई सारे थॉट चल रहे हैं और तुम काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही हो। हर किसी के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन अलग होती है, किसी के लिए प्रेटी फेस या फिर किसी के लिए सेक्सी फिगर। बट मेरे लिए ब्यूटी वो है जो लड़की अपना यूनिक टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी को शो करे। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में तुम्हारे फेस या फिर फिगर की वजह से साइन नहीं किया है, बल्कि इस वजह से साइन किया है ताकि तुम अपना रियल कैरेक्टर दिखा सको। चैनफे मुस्कुराने लग जाती है और वो जिमो से बोल रही होती है कि अगर तुम ये देखना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इसके बाद वो दोबारा रैंप वॉक करने लग जाती है और इस बार जिमो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। कुछ देर बाद चैनफे मेकअप रूम में होती है, तो फिर वहाँ पर उसकी मैनेजर पहुँच जाती है और वो उससे बोल रही होती है क्या तुमने जिमो को ऑफेंड किया है, क्योंकि वो सिर्फ तुम में ही कमी निकाल रहा है। चैनफे बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जिमो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। मैं पहली बार में कैजुअल तरीके से वॉक कर रही थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे पहली बार में पकड़ लेगा। बट मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं जिमो से बात करती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है, मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं पाती हूँ। तो फिर उसकी मैनेजर बोल रही होती है क्या तुम जिमो में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी के सामने अपने कपड़ों को ऐसे उतारती हो। चैनफे बोल रही होती है कि तुम नहीं समझ पाओगी, और जैसे जैसे मैं उससे मिलती जा रही हूँ मेरा इंटरेस्ट उसमें और भी बढ़ता जा रहा है। रात को रियोरान चैनफे को कॉल करते उससे मिलने के लिए बुलाती है। चैनफे से मिलने के बाद रियोरान उससे हेल्प मांग रही होती है। चैनफे बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम मुझे मिस कर रही हो, इस वजह से तुमने मुझे कॉल किया है, लेकिन तुम मेरी हेल्प चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे एक आर्टिस्ट की हेल्प करूँ। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 4। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 5।